चलिए मैं शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, जो आज इन पेज का हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, इन पेज के अंदर किताबों की तैयारी कैसे करते हैं। तो ये जो है ये पेड कोर्स है, आपने फ़ीस पे कर दी है इसकी, इसलिए हम इसको जो है शुरू कर रहे हैं। देखिए इन पेज के जो ये कोर्स है, आवाज़ ठीक आ रही है ना? जी आ रही है आवाज़। बस ऐसे जहाँ पे आपको मसला हो तो आप मुझे माइक ऑन ही ऐसे रखिएगा और आप मुझे बता सकते हैं, और कोई ज़्यादा मसला हो फिर आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, ठीक है। तो देखें, किताब की तैयारी के हवाले से इन पेज के मैंने ये जो है 5 जो है ये टॉपिक्स बनाए हैं, जिनको हम अगर कर लेते हैं तो हम जो है इन पेज के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं किताबों की कंपोजिंग के हवाले से। तो इसमें जो पहला ये है पेपर साइज़ का इंतखाब, और उसके बाद सेकंड है किताब के हवाले से सफ़े की बुनियादी सेटिंग। किताब का नाम जैसे ऊपर टॉप पे लिखते हैं, सफ़ा नंबर लिखते हैं, अगर आपने किताब का कोई बॉर्डर वगैरह लगाना है तो ये सारा चीज़ें लिखते हैं, तो ये हम बुनियादी सेटिंग करते हैं। इसके बाद जो थर्ड है ये है स्टाइल शीट का इस्तेमाल। अब किताब की तैयारी के हवाले से स्टाइल शीट बहुत ज़्यादा अहम होती है। आपने कोशिश करनी है कि हर चीज़ के लिए स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल करना है। जितनी ज़्यादा आप किताब आपकी बड़ी है या जितनी ज़्यादा आप उसमें चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर सब हेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, बाज़ बात होता है कि तीसरी दर्जे की भी हम हेडिंग इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत छोटी होती है, नॉर्मल होती है, तो वहाँ पे भी आपने स्टाइल शीट का इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर हम नॉर्मल लिखाई लिखते हैं तो वहाँ तो करना ही है। कुरानी आयात लिखें उसके लिए अलग स्टाइल शीट होगी, अहादीस मुबारका लिखेंगे उसके लिए अलग स्टाइल शीट होगी, और अगर आपने तर्जुमा लिखना है तो तर्जुमे के लिए अलग स्टाइल शीट बनाएंगे। इसी तरह अगर हम किसी का कोट इस्तेमाल कर रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो किसी का कोटेशन होती है जो कि हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, जैसे कायद आज़म ने फरमाया, या किसी बुज़ुर्ग का जो कॉल होता है, जो किसी वर्डिंग को हम सेम जब कोट करते हैं तो उसी कोटेशन के लिए भी हमने स्टाइल शीट्स अलग से बनानी है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किताब के अंदर कहीं गैप देते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ये आप देख रहे हैं इन पेज और नीचे हेडिंग के दरमियान एक छोटा सा गैप नज़र आ रहा है। बाज़ का ऐसा होता है कि हमें कहीं ना हम चाहते हैं कि यार कहीं ना कहीं गैप दें, हेडिंग के दरमियान गैप दें। एक तो तरीका यह होता है कि हम उसकी जो ऑटोमेटिक सेटिंग है उसमें से गैप देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम वो जो गैप देते हैं वो चाहते हैं कि यार थोड़ा गैप हो, हमारी मर्ज़ी का गैप हो। बाज़ जगह पर हमें ज़रूरत महसूस, जैसे हम किताब का अगर फ़र्स्ट है जहाँ मैं पहला बाब शुरू कर रहा हूँ, तो जो मेरा टॉप के ऊपर जो हम किताब का जैसे बाब लिखते हैं, एक तो मेरे टॉप का पेज जो मैंने मार्जिन सेट किए हैं ये बिल्कुल हेडिंग टॉप के ऊपर होती है, बॉर्डर के साथ टच होती है, तो मैं कहता हूँ इसके दरमियान 2 का गैप दूँ, 3 का गैप दूँ, या अब मैं कहा ये 2 का गैप तो दिया है लेकिन जो 2 का गैप दिया ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं फिर क्या करता हूँ उसके साइज़ के एडजस्टमेंट करता हूँ, इससे करके छोटा करता हूँ। मतलब हर सफ़े के ऊपर जब मैं बाब नया शुरू करता हूँ, नया चैप्टर शुरू करता हूँ, तो उसमें हम क्या करते हैं कुछ गैप देते हैं। एक तो ये तक अगर आपने नॉर्मल गैप से आपका काम चल रहा है, आपने 1 इंटर किया और आप कहते हैं हाँ यार जो 1 इंटर का जो गैप है ये बिल्कुल ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम कहीं भी स्पेस को एडजस्ट करेंगे तो साइज़ बड़ा करके बस साइज़ छोटा करके फिर वहाँ भी हम इसकी स्टाइल शीट का इस्तेमाल करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम स्टाइल शीट का इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा हमेशा ये होता है कि आप किसी भी स्टेज के ऊपर आपको कोई कमी महसूस हो, यार इसका साइज़ ज़्यादा था, छोटा करना है, बड़ा है, कम करना है, गैप ज़्यादा है, इसको कम करना है, लाइन स्पेसिंग को एडजस्टमेंट करना है, तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से काम करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। उसके बाद ऑटोमेटिक फहरिस्त की तैयारी है, ये हम तैयार करना सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किताब की PDF की कैसे बनाते हैं। और इस कोर्स करने के लिए ये मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए कि आपको इन पेज की बुनियादी मालूमात होनी चाहिए, आपको इस पता होना चाहिए कि आप इन पेज के अंदर टाइपिंग कैसे करते हैं, उर्दू टाइपिंग कैसे करते हैं, अरबी कैसे करते हैं। मतलब टाइपिंग शैपिंग ये हम इस कोर्स में नहीं सिखाएंगे। इस कोर्स के अंदर जो हमारा फोकस होगा वो होगा फॉर्मेटिंग के ऊपर और इसकी तैयारी के ऊपर। टाइपिंग आपने खुद करनी है, ये आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, मतलब बुनियादी इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है पेपर साइज़ का इंतखाब। देखें पहले मैं आपको एक और चीज़ रेकमेंड कर दूं, अगर आप YouTube के ऊपर आते हैं ना, और YouTube के ऊपर अगर आप मेरे चैनल के ऊपर आएँ तो यहाँ प्ले लिस्ट के सेक्शन में आपको एक इन पेज की प्ले लिस्ट मिल जाती है। जी आपने इसको देखा है इन पेज की प्ले लिस्ट को? प्ले लिस्ट तो नहीं ओपन की, वैसे इन पेज का जो कोर्स है ना वो तकरीबन मैंने डाउनलोड करके अपने पास रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बस डाउनलोड करके रख लेना है यार, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा दिया करो, क्योंकि थोड़ा सा डाउनलोड कर लिया ना तो, लेकिन आप ऑनलाइन भी देख लिया करें, कुछ हमारा फ़ायदा भी हो जाए। वीडियोस इसलिए डालते थे थोड़ा वॉच टाइम मिल जाए, ठीक है। चलो खैर ये मजाक की बात थी, लेकिन ये जो इसमें देखें जो चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 ये 2 आप देख लीजिएगा। इन पेज के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 डाउनलोड करके रखा हुआ है तो वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आपके पास नेट अच्छा हो और उसमें आपका ख़र्चा भी ना आ रहा हो तो कोशिश कर लें कि ऑनलाइन देख लिया करें।
अगर नेट जब ना हो तो फिर आपने जो सेव किया उसको देख लिया करें, मतलब कुछ फ़ायदा हमें भी हो जाए ना जब हम ऊपर डालते हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, आसानी आपने बात कर दी अब। मतलब नहीं, इसमें देखिए फ़ायदा होता है। अब जैसे आप या आप जैसे बहुत से लोग मेरे तक पहुंचते हैं ना, मतलब मेरे से कांटेक्ट में आते हैं, तो वो इसी वजह से आते हैं कि अब जैसे आपने इसको देखा, ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो यूट्यूब उन लोगों को रेकमेंड करेगा जो कि इस प्रॉब्लम को सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर। और तो मतलब इससे कि एक अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। अगर हमारा जहन ये हो यार हमने हर एक को हेल्प आउट करना है, अच्छी नीयत होगी, हमारा मकसद अच्छा होगा, तो ये कि उससे ये नहीं कि मेरे को ही फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली सबको फ़ायदा हो रहा होता है, घूम फिर के कहीं ना कहीं वो फ़ायदा आपको ही मिल रहा होता है, तो एक सर्कल चल रहा होता है इसी तरह से। खैर ये तो ज़िम्नी बात है। हाँ। तो ये 2 चैप्टर आप देख लीजिएगा, इसमें साइज़ को भी तफसील से डिस्कस किए। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। नीचे आते हैं, मैंने इसके उसी चैप्टर से मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे। लेकिन जब हम किताबों की प्रिंटिंग करते हैं ना पेपर साइज़ के ऊपर, तो एक हम तो A4 के ऊपर या अपने पास लोकली इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन जब मार्केट के अंदर किताब जाती है तो वो इसको एक बड़ी शीट के ऊपर प्रिंट आउट करते हैं। अब आपने कहा था कि उस्ताद जी ने कहा है कि 6x8 के पेपर के ऊपर जो है वो किताब बनानी है, गालिबन ऐसे ही है। जी जी जी। ठीक है, तो देखें ये मुख्तलिफ़ साइज़ हैं, वो आप वहाँ पढ़ लेंगे। हमारे पास एक जो साइज़ होता है कॉमन, वो 7.5x10 होता है, तो 7.5 इंच बाय 10 का मतलब 7.5 चौड़ाई होती है, 10 जो है वो इसकी लंबाई होती है। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि 7.5 में से ना 0.75 का मार्जिन छोड़ते हैं सीधा और उल्टे हाथ से, और इस 10 में से भी 0.75 का मार्जिन छोड़ते हैं ऊपर और नीचे से। तो टोटल जो हमारे पास मार्जिन छूटता है 1.5 इंच का इधर से छूटता है, 1.5 इंच का इधर से छूटता है, तो तकरीबन 4.5x8 या सॉरी तकरीबन 6.5x8 इस तरह से इसकी सेटिंग बच जाती है। तो ये इसके रेशोज़ का साइज़ होता है। तो ये छोटे से थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है। और इसी तरह अगर आप आगे जाते हैं, दूसरी पेपर शीट, ये जो पेपर शीट्स होती है ना 23x36 के ऊपर जो मैंने आपको दिखाई है 20x30, ये मार्केट में लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग के लिए। तो एक साइज़ आप ये रख सकते हैं 7.5x10 का, और दूसरा अगर आपने साइज़ रखना है, हम जो नॉर्मल जो प्रिंटिंग करते हैं वो 4x7 उसको कहते हैं। 4x7 मतलब 4 इंच बाय 7 इंच। तो 4 इंच बाय 7 इंच होता है वो ये वाला साइज़ होता है, मतलब वो 4 इंच और 7 इंच के ऊपर आपका मीटर का साइज़ होता है, उसके अंदर मार्जिन शामिल नहीं होते। तो हम रखते हैं 5.75x9। इसमें से जब हम 1.5 इंच माइनस करते हैं तो तकरीबन 4.25 कुछ बनता है, और यहाँ से 7 या 7.5 कुछ बनता है। तो ये साइज़ रखते हैं। तो जब हम छोटी किताबों में साइज़ रखते हैं, तो जैसे मैंने 5.75 रखा है, तो अब लेफ़्ट राइट का मार्जिन आपकी मर्ज़ी होती है। बेहतर ये होता है कि आप 0.75 का छोड़ें। उसमें ये होता है कि अगर जो ऊपर जो प्रिंटिंग में जो लोग पेपर्स का साइज़, पेपर की शीट्स जो यूज़ करते हैं ना, अगर 0.75 छोटा हो तो उनको अगर कहीं पेपर की एडजस्टमेंट करनी हो तो उनके पास मार्जिन ज़्यादा होता है छोड़ने के लिए, कटिंग में आसानी होती है। और अगर आप चाहते हैं यार नहीं मैं 0.5 ही छोड़ना चाहता हूँ, साइडों से थोड़ा कम छोड़ूँ ताकि मैटर ज़्यादा हो जाए, बाज़ बात ज़रूरत पड़ती है, फिर आप 0.5 छोड़ लें लेफ़्ट एंड राइट से। अगर 0.75 छोड़ें तो बहुत बेहतर है, मतलब अगर आप ये साइज़ रखते हैं जो मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है। और अगर आप 0.5 छोड़ना चाहते हैं, बाज़ का हम कहते हैं नहीं कम जगह छोड़ो, तो फिर आप 0.5 रखें, इससे ज़्यादा ना छोड़ें, इससे कम नहीं करना, क्योंकि इससे कम करेंगे तो फिर उसको पेपर पे लाने के लिए बाज़ का तो साइज़ थोड़ा और छोटा करते हैं तो नुकसान होता है। तो इसमें 2 साइज़ होते हैं, या तो ये वाला साइज़ रख लें या ये 9x11.5 ये 2 साइज़ रख लें। जो बहुत ज़्यादा मशहूर किताबें जो प्रिंट होती हैं ना वो इस साइज़ के ऊपर होती हैं, 5.75। एक नॉर्मल जो किताब होती है ना, जैसे एक तो नूरानी कायदा होता है कि उससे थोड़ी सी बड़ी किताब होती है, तो वो इस साइज़ के ऊपर बहुत कॉमन इसके ऊपर प्रिंट होती है। लेकिन अगर कोई चाहे थोड़ी सी बड़ी हो, जैसे आप कह रहे हैं कि 6x8 का हो, तो फिर वो 6x8 के लिए या तो ये साइज़ रखते हैं 9x11 का, और 75 का मार्जिन छोड़ देते हैं हर तरफ से, तो मतलब 3 इंच का मार्जिन छूट जाता है दाएँ बाएँ ऊपर नीचे से। और अगर आप चाहते हैं यार ये वाला रखें तो फिर आप ये वाला साइज़ रख सकते हैं 5.75। तो हम इसको लेके चलेंगे। अभी जो आपको सेटिंग करवाऊँगा 5.75 की मार्जिन, सॉरी ये कहाँ, हाँ यही है मेरे 5.75, सॉरी ये वाली, इस साइज़ के ऊपर करेंगे 7.5x10। इस साइज़ के ऊपर आपकी किताब की हम सेटिंग करेंगे और इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, ये साइज़ आपने देख लेना है और बाकी के लिए वो वीडियोस देख लेनी है, उसमें आपको डिटेल से बताया हुआ है। और इसका छोटा साइज़ भी 16 साइज़ ये होता है,
अमूमन लोग इसी पे रखते हैं। तो मैंने आपको जो 16वां साइज़ होता है ना किताब का, मतलब एक सफ़े के ऊपर 16 शीट्स प्रिंट होती हैं, अमूमन लोग ये रखते हैं। लेकिन उससे अगर थोड़ा बड़ा करना हो, ये बहुत ही माइनर से ही बड़ा होता है, 1 आध इंच का फ़र्क, 1.5 इंच का फ़र्क पड़ता है, फिर आप 7.5x10 रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम साइज़ रखते हैं। तो अब देखिए मैं इन पेज खोल लेता हूँ, आप भी अगर चाहें तो साथ साथ खोल लें और उसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं इन पेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इन पेज ओपन कर लिए। मैं फ़ाइल में जाता हूँ। फ़ाइल में जाने के बाद आपने न्यू के ऊपर जाना है, और न्यू के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे पहले मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ, उसके बाद हम उसकी साइज़ की एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे पेपर साइज़ A4 है, लेकिन जो यहाँ पे जो यूनिट आ रही है ना, ये मिलीमीटर्स में आ रही है। अब बजाय से कि मैं आपको ये कहूँ यार आप पहले जाएँ और इंचेस को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये सब सेटिंग समझाता हूँ, और हम इसको नॉर्मल A4 से ओपन करके बाद में इसका साइड एडजस्टमेंट करते हैं, इसकी यूनिट इंचेस में करने के बाद। बजाय से कि हम इसको कन्वर्जन के चक्करों में फंसे, वो नहीं फंसेंगे। तो यहाँ से आप A4 साइज़ ले सकते हैं, फ़िलहाल हम नहीं ले रहे, साइज़ ले सकते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है, आपको पता होगा, लंबाई में। लैंडस्केप का मतलब होता है कि पेज लेटा हुआ, मतलब चौड़ाई ज़्यादा और हाइट कम। इसका पेजेस कितने लेने, ये तो हम ऑटोमेटिक जैसे काम करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली पेजेस इसके अंदर ऐड होते जाते हैं। अब हमने कहा कि लेफ़्ट राइट सेंटर का आपने 0.75 इंचेस का मार्जिन छोड़ना, तो ये हम बाद में सेट करते हैं अभी क्योंकि मिलीमीटर्स में तो कन्वर्जन में प्रॉब्लम होगी। और दूसरा देखें, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। अगर हम क्योंकि अब उर्दू की किताब का काम कर रहे हैं तो हमने हमेशा जो डायरेक्शन रखनी है वो राइट टू लेफ़्ट रखनी है, क्योंकि इन पेज में हम ज़्यादातर उर्दू का ही करते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन रहती है। लेकिन अगर आपने कहा कि यार नहीं, बात हम इंग्लिश का भी करते हैं लोग, फिर आप राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट रखेंगे अगर इंग्लिश का काम कर रहे हैं तो। लेकिन क्योंकि हम उर्दू का कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कॉलम्स। अब क्योंकि हम एक किताब जो टाइप कर रहे हैं इसमें हमें कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई मैगज़ीन वगैरह टाइप करते हैं तो वहाँ हमें कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। या बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे आपने कहा था कि लैंडस्केप में कर लूँ ताकि दोनों पेजेस लोग आमने सामने करते हैं, तो उसमें क्या होता है फिर वो 2 कॉलम्स बना लेते हैं। तो हमने क्योंकि एक ही किताब बनानी है, सिंगल पेज होगा, उसमें हमें कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, और ना हमने कोई मैगज़ीन बनाना है जिसकी वजह से हमें कॉलम्स की ज़रूरत हो, तो हम एक कॉलम ही रहने देंगे जो डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद एक गुटर होता है। गुटर क्या होता है, अगर आप कॉलम को ज़्यादा करते हैं ना, मतलब 2 कॉलम रखते हैं, 3 कॉलम्स रखते हैं, तो 2 कॉलम्स के दरमियान का जो गैप होता है उसको गुटर कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स की वो सेटिंग है, इसको आप ऑटोमेटिक रहने दें। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है जब हम इन पेज खोलते हैं, जहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, वो असल में टेक्स्ट बॉक्स होता है हमारा, तो वो ऑटोमेटिक है, तो उसको रहने दें। अगर आपने इसको डिसेबल करना हो तो आप डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ऑटोमेटिक। अच्छा, ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमने इसमें सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, पेपर साइज़ की और मार्जिनस की। इसकी जो लेंथ हाइट अगर हम कस्टम रखते हैं, ये यहाँ से मार्जिन, ये हम बाद में सेट करते हैं, बाकी हम कोई चीज़ नहीं छेड़ते। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अगर मेरा एक इदारा है जिसमें मैं मैगज़ीन ही छापता हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा काम है इन पेज को मैगज़ीन की डिज़ाइनिंग का है, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कस्टम पेज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कस्टम हाइट और लेंथ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कस्टम मार्जिन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कस्टम कॉलम 3-4 कॉलम्स जितने कॉलम्स हैं वो लेके ना, फिर इसको मैं करता हूँ सेव एज़ डिफ़ॉल्ट, सेव एज़ डिफ़ॉल्ट। उसका मतलब ये होता है कि मैं जब भी ओपन करूँगा तो जो मैंने सेटिंग्स यहाँ की हैं हमेशा वो सेटिंग मेरे को यहाँ पे शो हो, ताकि मैं ओके करूँ तो वही सेटिंग खुले। ये उस वक्त होता है अगर आपने किसी यहाँ पे एक ही रूटीन में काम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं मैगज़ीन ही बनाता हूँ अगर खाली, तो मैगज़ीन की एक बार सेटिंग कर लूँगा ताकि जो बंदा भी इन पेज खोले तो उसके सामने ऑटोमेटिकली जो है वो मैगज़ीन की सेटिंग का ही पेज ओपन हो, उसको दोबारा ना करनी पड़े। तो आप जो चेंजेस यहाँ करेंगे वो सारी करके, अगर आप समझते हैं कि यार ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो सेट एज़ डिफ़ॉल्ट का सेव एज़ डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो वो जो सेटिंग आप चेंजेस करेंगे वो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगी। जब आप ओपन करेंगे तो वो सब सेटिंग आपको मिलेगी। ओके करेंगे तो आपके पास ओके हो जाएगी। अभी हमने A4 के साथ इसको ओपन किया है, अब मैं हम वो सेटिंग करते हैं जो हमने करनी है। पहले मैंने इसको इसलिए ओपन कर लिया A4 में कि वो मिलीमीटर्स में थी, तो यूनिट को चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं, एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स मिलती हैं मिलीमीटर्स में, तो यहाँ से आपने इसको इंचेस में करना है। इंचेस में करने के बाद ओके कर देंगे। अब हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाएंगे, तो अब देखिए हमारे पास इंचेस में यूनिट आ रही है। अब हम अपना वो फाइल का साइज़ देख लेते हैं हमें कितना रखना है।
हमने रखना है 7.5 इंटू 10, तो 7.5 जो है वो इसकी विड्थ होगी 7.5 और जो 10 है ये इसकी हाइट होगी, 10 रख दिया। अब मार्जिन 0.75 रखना है तो 0.5 है तो मैं 0.75 लगा देता हूँ सबके साथ, ठीक है। और उसको पोर्ट्रेट रहने देंगे तो उसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी जो बुक की सेटिंग है ये हो गई है। अब पहला काम क्या करना है, इसको फाइल में जाते हैं, सेव कर लेते हैं। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाके बुक टेम्पलेट 24 करके इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर। तो पहला आपने ये करना है कि बुक जब आपने बनाई तो उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो कोर्स का जो पहला स्टेप था कि हमने क्या किया है, हमने जो पेपर का साइज़ था उसका सही तरह से इंतखाब कर लिया, डिटेल समझा दी। बाकी मज़ीद डिटेल के लिए मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई इतना वो ख़ास चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं किताब के हवाले से सफ़े की बुनियादी सेटिंग कैसे करते हैं। तो अब वहाँ पे आए तो मैं इंक पेज ओपन कर लेता हूँ। अब देखें लेफ़्ट राइट का मार्जिन तो इशू नहीं है, टॉप का मार्जिन का इशू है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें टॉप के ऊपर यहाँ पे हम किताब का नाम लिखते हैं और यहाँ पे या साइड पे सफ़ा नंबर लिखते हैं, या यहाँ पे हम किताब का नाम लिखते हैं, यहाँ पे सफ़ा नंबर, यहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम लिख देते हैं। या अगर चैप्टर ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हम किताब का नाम लिख दिया, यहाँ सफ़ा नंबर, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख दिया। जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ तो नया नाम लिख दिया, ठीक है। तो इसमें अगर आपने तो हर किताब का चैप्टर अलग अलग लिखना है तो उसमें आपको बड़ी परेशानी होगी कि आपको जो है ना बड़ी सेटिंग का ख्याल करना पड़ता है, मैनुअली लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम कोई नहीं है कि आप जब चैप्टर चेंज करें तो यहाँ पे बुक का चेंज कर दें। आप मास्टर पेज में लगाते हैं तो वो ऑल पेजेस के ऊपर लगा देते हैं। तो अब मैं आपको एक सेटिंग करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे किताब का नाम लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मास्टर पेज में जाते हैं, मास्टर पेज में चले गए तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, ये जो आधा वाला टेक्स्ट बॉक्स होता है जी, और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ मैं किताब का नाम लिख देता हूँ, अलैहिस्सलाम। अब इसका जो साइज़ है वो 14 कर लें, 14 कर लें, 16 कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपको सही लगता है तो वो रख लें। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सफ़ा नंबर लगाना है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ये टेक्स्ट ले लेंगे, नहीं ये टेक्स्ट लेते हैं, उसको कॉपी करते हैं और इसको हम लेफ़्ट साइड के ऊपर कर लेते हैं। एक जनरल सेटिंग कर रहे हैं हम, और इसको हम ये टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसका सफ़ा नंबर ऑटोमेटिक लगाएंगे। यहाँ में रखा कर्सर। अब आपने इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में पेज नंबर में जाना है, तो पेज नंबर लग गया आपके पास। अब इसको आपने क्या करना है, सेंटर में कर देना है, सेलेक्ट कर लें। अब मुझे ना शॉर्टकट बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह याद है, तो मैं कोशिश करता हूँ शॉर्टकट से कर लूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं अगर चाह रहा हूँ कि यार मैं इसको बॉक्स लगा दूँ, तो आपने इसको डबल क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको बॉर्डर लगा देना अगर आप लगाना चाहते हैं तो। ये सॉरी किधर गया बॉर्डर, ये रहा, एक मिनट, यहाँ से मैंने इसको आपने बॉर्डर लगा देना। तो देखिए बॉर्डर लग जाएगा इसके साथ, लगा है कि नहीं लगा, नहीं लगा। इसको बॉर्डर चूज़ किया, ओके कर दिया, तो ये बॉर्डर लग गया इसके साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर सर्कल वाला बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो इसको आप नन कर दें, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ से एक सर्कल ले लें और वो इसके ऊपर ड्रॉ कर दें। अगर गोल करना है गोल कर लें, थोड़ा सा बेस भी रखना है तो बेस भी कर दें, और बाद में इसको आप पकड़ के इसके साथ एडजस्ट कर दें। लेकिन इसको ऐसे एडजस्टमेंट करना है कि अगर आपका 200, 300, 400, 500 नंबर जाए तो ये सारा का सारा सर्कल से बाहर ना जाए, तो ये आपने एक ही दफ़ा एडजस्ट कर लेना। खैर इसको आप बाद में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश करनी है, देखो एक और चीज़ समझ लें, इसको थोड़ा सा लाइन से ऊपर रखें यहाँ पे। और अगर बाज़ का ऐसा होता है कि अगर आपके फंस कर ये लाइन से यहाँ पे आ रहे हैं, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मास्टर पेज से बाहर आता हूँ और जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कोई टेक्स्ट, तो देख रहे हैं ये इसको लिखने नहीं दे रहा है। हाँ जी, गैप आ गया। गैप इसलिए आ गया कि लाइन इसको वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इसको तंग कर रही है। मतलब ये कह रहा है जहाँ मैं हूँ मेरे साथ में नहीं आना, मेरे से नीचे रहना।
तो बाज़ का जब आप इमेजेस लगाते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो आपने मास्टर पेज में जाना है, इसको डबल क्लिक करना है, पहले इसको पूरी सेलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रन अराउंड का, ये चेक है, इस वजह से वो टेक्स्ट इससे दूर दूर हटता है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे, और अब मैं मास्टर पेज से बाहर जाके देखता हूँ तो अब देखें और बिल्कुल ठीक आ रहा है, अब वो तंग नहीं करेगा इसको। अब मैं इसको अगर पूरा भी नीचे कर दूंगा ना तो वो देखें वो उसको कुछ नहीं कहता। सही। तो आपने हमेशा जब बॉर्डर्स लगाएं तो कोशिश करें इसका ये रन अराउंड ख़त्म कर दें। ठीक है। लेकिन जहाँ आपको ज़रूरत हो, आप जैसे मैं यहाँ लगाया तो मैं कहता हूँ यार इसके ओवरलैप ना हो जाएगी, कहीं ख़तरा होता है ना, यह हर चीज़ डिपेंड करती है ज़रूरत के ऊपर। और बाज़ का जब हम शुरू में इन पेज इस्तेमाल करते थे तो हमें ये चीज़ें पता नहीं होती थी कि यार ये ओवरलैपिंग हो रही है, बाज़ का टेक्स्ट दूर भागता है, कभी इमेज दूर भागती है, तो बड़े इस चक्कर में फंसे रहते थे। तो आपको ये सब चीज़ उसी को पता चलेंगी जब आपको ये सारी इनकी थोड़ी सी डीप नॉलेज होगी, वरना फंसते रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ रखा और सर्किल को मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और सर्किल को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये आपने मैनुअली एडजस्टमेंट करनी है, कंट्रोल दबा के एरो कीज से बहुत थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है, कंट्रोल छोड़ के करेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट होगी। तो ये आपने इसको कंट्रोल करके रखना है और इसका आपने इसका साइज़ बड़ा रखना है। तो अगर आपके 500 पेज हों या 1000 भी हों तो ये सारे सर्किल के अंदर ही हों, तो इसकी आप बार बार ज़रूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मास्टर पेज से बाहर आता हूँ तो देखिए ये मेरे पास एक लुक बन गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे बॉर्डर लगाना है तो आपने इसको क्या करना है, एक लाइन ले लेंगे मास्टर पेज में जाके, और मास्टर पेज में जाने के बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ड्रॉ करने के बाद आपने इस लाइन के ऊपर बॉर्डर लगा देना है। ये पेज के अंदर ही रखने या ऊपर भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन आपने थोड़ा सा ऊपर रखनी है। जो इसकी जो अपनी लाइन नज़र आ रही है ना, इससे थोड़ी सी आपने ऊपर रखनी है। ये जो इसकी गाइडलाइन नज़र आ रही है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर रखनी है। इसी तरह जो कसरत नंबिया लिखे किताब का नाम, ये आपने कोशिश करना इस लाइन से मैच कर दें बस, तो इस तरह से रखना है। अब देखिए मैं जाता हूँ तो अब ये एक सही लग रही है किताब। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका बॉर्डर कैसे रखना चाहते हैं। डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट इसमें मॉडिफाई लाइन में आ जाएंगे, तो यहाँ से आप इसकी लाइन की सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये आपको इलम में होगा इसका, डबल रखनी है, मोटी रखनी है, जैसे आपने रखनी है। अगर आपने कहा यार रखनी तो ये वाली लेकिन थोड़ी सी मोटी करनी है, फिर आपने यहाँ से इसकी वेट को बढ़ा देना है। 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें। आप देखें ऐसे। अच्छा, आपने जो 0.75 की जो सेटिंग की ना ऊपर नीचे दाएं बाएं से, अगर तो आपने ये नॉर्मल सेटिंग रखनी है फिर तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपकी किताब की बॉर्डर की भी सेटिंग होगी, पेज की भी सेटिंग होगी, सब सेट हो गया, इंटर करके बाहर आ जाए। लेकिन ऐसा होता है कि बाज़ का लोग बॉर्डर लगाते हैं किताब के ऊपर, कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन करके या फोटोशॉप में डिज़ाइन करके। अगर आपने बॉर्डर लगाया तो फिर 0.75 का मार्जिन आपको कम पड़ सकता है। तो फिर आप क्या करें, नीचे वाले मार्जिन को 0.5 कर दें, ऊपर वाले को 1 इंच कर दें। ये डिपेंड करता है आपका बॉर्डर कितना होगा और किताब की खूबसूरती बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन हर चीज़ में कोशिश ये होगी कि कोई चीज़ अपने साइज़ से एक्सीड ना करें, हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। अब ये मैंने नॉर्मल सेटिंग की थी, अब बॉर्डर की सेटिंग कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें अभी तक बताई हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं है? नहीं, हर चीज़ समझ में आ रही है ना जी? और स्पीड भी मेरी ठीक है बिल्कुल जी। हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि यार बहुत कम है, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे हल्का 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 समझाऊंगा तो फिर आप कहेंगे यार ये बंदा जो बस टाइम खींच रहे हैं। नहीं, ठीक है। ठीक है, तो मुझे थोड़ी समझ चीज़ें पता ना, बेसिक पता है तो आपको इंशाल्लाह आसानी होगी इसके अंदर। क्योंकि जब पढ़ाने में मज़ा तब आता है रवानी से बोल रहे हैं और अगला समझ रहा हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, ये तो नॉर्मल सेटिंग की। अमूमन हम ऐसे सेटिंग करते हैं, ज़्यादा पंचायतों में नहीं पढ़ते, एक बॉर्डर लगाया, किताब की सेटिंग कर दी, बस बहुत ज़बरदस्त है। अब आपने कहा यार नहीं मैं तो बॉर्डर भी लगाना है, कुछ लोग रंगीन तबीयत के भी होते हैं, कहते हैं नहीं यार बॉर्डर भी चाहिए मुझे। हाँ जी। ठीक है, तो बॉर्डर क्या करना है, आपने पहले डिज़ाइन कर लेना है। देखो बॉर्डर जब आप इसमें डाउनलोड कर लें नेट से आपको मिल जाते हैं, लेकिन उसका साइज़ आपने डिज़ाइन करना है जाके फोटोशॉप में या कोरल ड्रॉ में। अब देखो मैंने जो उसकी लेंथ रखी ना, ये तकरीबन 6 इंच बन गई है, तकरीबन 6 होगी, 6.5 होगी। तो जितनी इसकी लेंथ है उस हिसाब से आपने फ़ोटोशॉप में इसकी लेंथ रखनी है, और जितनी विड्थ हमने 0.75 की इसकी चौड़ाई या आधे इंच की चौड़ाई रखनी है हमने इसकी, 0.5 की जो हाइट है वो रखनी है। तो वो आपने सब फ़ोटोशॉप में सेटिंग करनी है। बॉर्डर डिज़ाइन करना नहीं सिखा रहा, वो आपने खुद डिज़ाइन करके करना है या करवाना है, जो भी करना है, लगाना सिखा रहा हूँ बस। ठीक है। मैं मास्टर पेज में जाता हूँ
और इन सब चीज़ों को मैं फ़िलहाल ऊपर करता हूँ, सेलेक्ट किया है, सारों को ऊपर कर देता हूँ, बाहर रख देते हैं बॉर्डर के से। अब मुझे यहाँ पे चाहिए इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पे देखें ये इमेज ले लूँगा, ये ले लें या ये ले लें, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये ली और यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर लिया, इमेज लगा ली। अब देखिए मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास यहाँ बॉर्डर पड़ा हुआ है ये। अच्छा, ये मैंने बॉर्डर डिज़ाइन किया हुआ है 4x7 की बुक के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब ये हमारे पास 6 है लेकिन ये 4x7 के ऊपर है। खैर हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब मैं यहाँ आगे डबल क्लिक किया तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया, बॉर्डर लाइन मिल गई, ये मैंने चूज़ की, ये लगा दी मैंने, ये बॉर्डर लाइन आ गई। अगर मैंने इसका साइज़ फ़ोटोशॉप में उस तरह से ना रखा होता कि मतलब 4 इंच इसकी जो है चौड़ाई होगी, चौड़ाई विड्थ 4 इंच होगी और हाइट 0.5 होगी या 0.75 होगी, तो ये इतनी खूबसूरत सेटिंग कभी भी ना आती। या तो बहुत खिंची हुई आती है या नीचे होती है, छुपरी होती है, इसमें मसाइल होते हैं। क्योंकि मैंने एक्यूरेट साइज़ के साथ एडजस्टमेंट की है तो इसलिए ये बॉर्डर बिल्कुल ठीक आया, लेकिन मैंने 4x7 के ऊपर की थी, ये ठीक, ये इससे हो गई है। लेकिन खैर हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। एक तो देखो, जब अब मेरे पास टेक्स्ट टूल सेलेक्ट है, इमेज में ले आया हूँ। अब आपके पास ये हैंड टूल होता है असल में, जब आप इसके ऊपर लाते हैं तो अंदर की इमेज को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगे यार थोड़ा ऊपर से ज़्यादा, नीचे से ज़्यादा, तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अंदर की सेटिंग ऐसी होती है। ठीक। लेकिन मैं चाहता हूँ, अब देखो ये जगह खाली है ना, तो मैं चाहता हूँ कम से कम इस जगह फिल हो जाए। अभी चलो थोड़ा साइज़ छोटा आ गया, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट कर लूँ कि ये साइज़ के ऊपर एडजस्टमेंट पूरी हो जाए इसकी। इसलिए हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ऐसे राइट क्लिक नहीं करेंगे, अब पहले आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लें, मतलब सिलेक्शन वाली टूल को, एरो को राइट क्लिक करें, इसको आप ऑब्जेक्ट में चले जाएँ। यहाँ से भी जा सकते हैं या कहाँ होगा, इंसर्ट में होगा, इधर किधर होगा, अभी किधर गया, फॉर्मेट में देख लेना भाई, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जाके ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे चले जाते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे चले गए और यहाँ पे आपको देखें विड्थ इसकी 6 इंच है और जो इसकी हाइट है वो 0.5 है इमेज की, क्योंकि ये जो हमने ये जो बॉक्स लगाया है ना, ये 6 इंच इसकी हाइट है, सॉरी विड्थ इसकी चौड़ाई 6 इंच है। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज को एडजस्टमेंट करनी है, तो इसकी स्केलिंग है यहाँ पे देखो, ये 3.0.314 है इसकी स्केलिंग जी। तो आप इसको बढ़ा दें, मैं इसको करता हूँ, बल्कि रुक जाए ज़रा, ओरिजिन स्केलिंग यहाँ से देखते हैं, इसको बढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा लेफ़्ट राइट कवर कर ले, चेक करते हैं क्या होता है। मेरे को जहन से निकल गया कि इसमें किस ऑप्शन, मैं इसको करता हूँ 135 कर दिया इसको, ओके करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ गया ये जी, पता नहीं नोट किया आपने कि नहीं, ये नहीं, हाँ सही है, ठीक है। वैसे ये अच्छी बात है, बाज़ का इसका जो अंडू का एक ही ऑप्शन होता है तो उससे बाज़ का बहुत फ़ायदा होता है। वैसे तो नुकसान ही है, लेकिन जब ऐसा फ़र्क दिखाना हो तो वो कोई के लिए बहुत फ़ायदा होता है। ये हो गया, दोबारा मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको अब 140 कर दें। 140 कर दिया तो देखिए ये एडजस्टमेंट हो रही है। अब अगर आप राइट से भी करना चाह रहे हैं तो डबल क्लिक कर दें, तो यहाँ से कर दें, मेरे ख्याल से यही होगा। 35 करके देखता हूँ, नहीं ये चौड़ाई है इसके ऊपर नीचे से, लेकिन क्योंकि ये भी हमें करनी पड़ेगी, अब मैं यहाँ से करता हूँ, बल्कि इसी को बढ़ाना पड़ेगा, इसको मैं बढ़ाता हूँ 145 तक लेके जाता हूँ, तो ये आ गया। अब मैं हैंड टूल सेलेक्ट करूँगा, हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं पीछे करूँगा थोड़ा सा, ताकि एडजस्टमेंट आ जाए। यहाँ से देखेंगे इसी तरह से इसको थोड़ा और कर लेंगे। अब 145 से भी मैं इसको 149 कर देता हूँ, ओके करते हैं, तो ये एक्यूरेट हो गया। हाथ का टूल लूँगा, इसको एडजस्टमेंट कर लूँगा इस तरह से करके, ठीक है। अब क्योंकि मैंने जब चौड़ा किया तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है, खिंचा खिंचा सा लग रहा है, क्योंकि मैंने असल में ये जो नाम है ना, ये भी वहीं डिज़ाइन कर लिया था फ़ोटोशॉप के अंदर ही। लेकिन अगर आपने वहाँ नहीं किया तो आप सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ला के यहाँ पर भी ऊपर रख सकते हैं, रखना ही है खाली, जो ये टेक्स्ट बॉक्स लगाए ना ये वाले, ये उठा के आप यहाँ रख देंगे तो एक ही बात है। बॉर्डर आप वहाँ से लें, उसकी सेटिंग करके तो वो आप कर लें, या आप नेट से भी सेटिंग बॉर्डर उठा लेंगे तो उसकी जो कमियाँ ऐसे दूर कर लेंगे। लेकिन खूबसूरत, अब अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया तो थोड़ा सा इसकी चौड़ाई भी बढ़ाऊँ, ताकि अगर कहीं ये स्ट्रेचनेस नज़र आए तो उसको खुल जाएगा। तो अब आपने इसको क्या करना है, एक मिनट, इसको अब आपने यहाँ से ही बढ़ाना है, थोड़ा इसकी लंबाई भी नीचे करनी है ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, ऐसे हो जाए। अब आपने ये किया है तो अब आपने इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करें, ये इमेज का जो डब्बा है
तो इसको बड़ा करना है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब इसको आप नीचे कर लें। अब देखो जब ये किताब होगी ना, तो बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल ये छत से लग गया इसका बॉर्डर, प्रिंट आउट जब करेंगे। तो अब इसलिए मैंने कहा था कि अब इसका टॉप मार्जिन हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद एक बार मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लूँ। अब फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। अब मैं कहता हूँ ऊपर का जो मार्जिन है मैं 1 इंच कर देता हूँ, ऊपर का 1 इंच कर देता हूँ, और नीचे का जो है वो बॉटम वाला 0.5 कर दें। 0.5 या उसको माइनस कर लेना, कितना बचता है, 0.5 बचता है, 0.4 जो भी हो, ये कर लिया मैंने। अब ये एडजस्टमेंट होगी थोड़ी। तो इस तरह से आप ऊपर का, अगर आपने बॉर्डर्स लगाए हैं, इसको मैं देखूँ क्या जा रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब आपने सारी सेटिंग खुद करनी है। ठीक यार एक मैंने गलत तो नहीं कर दिया, दाएँ बाएँ की सेटिंग भी नहीं छोड़ दी, बॉटम की और सॉरी मैं लेफ़्ट कर दिया ना, ये गलत कर दिया, बता भी रहे आप। टॉप की करनी थी ना, टॉप, हाँ टॉप की करनी थी। मैं कहूँ ये गलत क्यों हो गया, यहाँ से देखें मार्जिन, ये इमेज बाहर आ गई है यहाँ से। तो 0.75 राइट, ठीक है, नीचे का टॉप का बॉटम का कर दिया, ओके कर दिया। अब एडजस्टमेंट हो ना, तब मैं कहूँ जगह नहीं बनी, हमने मार्जिन कम किया तो ऊपर टॉप पे जगह ही नहीं बनी हमारे पास, अब बन गई है। तो ये आपने एडजस्टमेंट कर ली। अब देखिए अब थोड़ा सा गैप है, अब ये थोड़ी सी सही लग रही है, मतलब इस तरफ नीचे थोड़ा मार्जिन कम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हमारी किताब की जो हमने बॉर्डर लगाया ना, तो बॉर्डर लगाएंगे तो ऊपर गैप ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये 2 मराहिल कंप्लीट हो गए हमारी किताब के। आपने क्या किया, पेपर साइज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, पेपर की सेटिंग कर ली, पेपर के ऊपर जो बॉर्डर लगाना था, जो पेज नंबर लगाना था, जो किताब का नाम लिखना था, जो मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, ये सब का सब आप खुद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐसे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, ऊपर वाला जो तरीका बताया वैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक कोई मसला, ओके, लेकिन आपको मसला आएगा, इसको आपने प्रैक्टिस खूब करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको ये सब चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये चीज़ें जितनी देखने में आसान लग रही हैं इतनी है नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल जब करूँगा तो बहुत फिर समझ आएगी आपको। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो हम इसी सेटिंग को लेके चलते हैं ऊपर वाला। फिर मैं ऐसा करता हूँ कि जो ये मैंने बॉक्स लिया है ना, इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। सॉरी, ये काम गया, इसको ऊपर करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ इसमें कंट्रोल X से कट करता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ, अभी ऊपर आ जाएगा। कैसा नाम सही है? ऐसे ही अगर आप यहाँ मुसन्निफ़ का नाम लिखना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट बॉक्स को उठा के आप इसको ये पहले कंट्रोल कट करेंगे, क्योंकि वो नीचे है ना, इसलिए वो इसके नीचे चलेगा। कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ, तो इस तरह से आप इसको ऊपर लगा सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, इसके पीछे कहते हैं कलर भरना, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा ना, तो फिल कलर भरना है, तो आप इसको फिल कलर भर देंगे। अब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा फिल कलर, इसमें ये बैकग्राउंड कलर, इसको वाइट कर देंगे। सही है। ठीक। बॉर्डर लगाना है गोल वाला, तो बॉर्डर आपको लगाना आता है, यहाँ से लगा देंगे। मोटा करना है पतला करना है वो सारा करके आप यूँ लगा देंगे। फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है। मास्टर पेज में इतनी सेटिंग करनी थी, ये करके आप बाहर आ जाएँ। ठीक। अच्छा, बाज़ का आपको डर होता है यार, ये बाज़ का मास्टर पेज में किसी काम से आते हैं तो यार ये इतनी मुश्किल से इसको सेट किया, कहीं डिलीट ख़त्म ना हो जाए, तो डबल क्लिक करें, इसको लॉक कर दें यहाँ से। ठीक है। रन अबाउट का चेक हटाना चाहिए तो हटा दें, इसको लॉक कर दें, ताकि ये फिर एडजस्टमेंट ख़राब ना हो। इसको भी डबल क्लिक करें, इसको भी लॉक कर दें। ये जो पेज है ना आपका, ये वाला, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये पेज का लगा हुआ, ये नॉर्मल में ऐसा होता है, मतलब ये फ्री होता है बहुत ही। इसको भी आप डबल क्लिक करके लॉक कर दें, क्योंकि बाज़ का आप मास्टर पेज में किसी काम से आपसे माउस हिल गया और आपको अंदाज़ा ही नहीं रहा और आपने डिलीट कर दिया। बाज़ का तो इंसान कंफ्यूज होता है। अगर फर्स्ट का जैसे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ आ गया ना, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं जब यूँ आया तो ये टेक्स्ट बॉक्स यूँ हिल गया, मैं समझा ये क्या, ये टेक्स्ट बॉक्स गलती से लग गया, मैं इसको डिलीट कर दिया, पता चला वो मेन टेक्स्ट बॉक्स से हट गया। ठीक है, तो इसको आपने इसलिए हर चीज़ को लॉक करना है ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है। इसको ओके कर देंगे, ऑल्ट इंटर करके मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे। ऑल्ट इंटर शॉर्टकट की है मास्टर पेज और नॉर्मल पेज में स्विच करने के लिए।
ठीक है। अच्छा, अब बात को देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टुकड़ी इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसा जो कैलीग्राफी इस्तेमाल करते हैं, कोई लाइन बार बार इस्तेमाल करते हैं, जी ज़रूरत पड़ती है ना। तो बाज़ का हमने किसी जब हवाले फुट नोट लिखते हैं तो पेज नंबर जो मैनुअली करते हैं, सेट करते हैं, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। साइड पे जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे ये आप यहाँ पे आप वो चीज़ें रख सकते हैं जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े ना, तो आप जैसे फर्स्ट करें आपको कोई टुकड़ी पसंद आ गई, आप कहीं पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और स्टाइल का लिखते हैं, आपने फ़ॉन्ट की एडजस्टमेंट की, ये साइज़ की एडजस्टमेंट की, टेक्स्ट बॉक्स, तो वो आप ऊपर रखें या नीचे रखें जहाँ पे आपको ज़रूरत है, ताकि आप जिस पेज के ऊपर भी होंगे तो ये सब आपको वहीं नज़र आ रहे होंगे, आप वहीं से कॉपी करें और नीचे लिख के आते हैं। ये एरिया प्रिंटेबल नहीं होता, ये जस्ट आपको एक फ्री स्पेस दी होती है कि यहाँ पर आप फ्री चीज़ें रख सकते हैं अपनी। फ़िलहाल मैं इसको जी जब ज़रूरत हो लगा ली, बाद में डिलीट कर दें। हाँ, मतलब जैसे ये है ना, फर्स्ट मैं लाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैंने लाइन के एक साइज एडजस्टमेंट कर ली कि हवाले के लिए मैं इतनी लाइन लगाऊंगा या किसी और काम के लिए इतनी लाइन लगाऊंगा, तो मैंने साइज सेट कर लिया, इसको मैं यहाँ रख दिया। अब मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद कहाँ गई, ये आ गई, पेस्ट हुई है, पता नहीं कहाँ चली गई। चल पेस्ट नहीं की थी, कॉपी दोबारा कोई भी कर दी, बहुत अच्छा, जैसे ये पेस्ट कर दी थी, ये आ गई। अभी वो वहीं रहेगी, यहाँ इस्तेमाल कर लूँगा, फिर किसी और पेज में मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो वहाँ से मैं दोबारा इसको कॉपी करूँगा तो नीचे पेस्ट करते जाऊँगा। तो इस तरह से आप किसी और फाइल नहीं खोलनी पड़ेगी, कोई और चीज़ नहीं खोलनी पड़ेगी। सही है, जहाँ जहाँ में लगाएंगे एक ही साइज़ रहेगा सर, सेम साइज़ रहेगा। इसकी एक एग्जांपल जो दिखा देता हूँ आपको, क्या याद करोगे। देखो आप क्या करते हैं, ऑल्ट और डॉट फुल स्टॉप का साइन प्रेस करते हैं, कंट्रोल फुल स्टॉप, तो आपके पास से सैम्बल्स ओपन हो जाते हैं कीबोर्ड जी। मैं ये ऊपर भी है एक सेटिंग में आते हैं शायद में। हाँ, यहाँ से भी आते हैं, हम तो शॉर्टकट यूज़ करते हैं भाई। ये रहा यूटिलिटी में सैम्बल्स, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डॉट। मतलब जब मैं काम करने बैठता हूँ ना, अब जो मेरे साथ बैठे हुए होते हैं उनको पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि हर चीज़ ना मैं माउस पकड़ता हूँ तो ना ही जो है वो ऐसे किसी ऑप्शंस में जाता हूँ। मेरे पास बस कीबोर्ड होता है, और कीबोर्ड ही मेरी गोद में होता है, टेबल के नीचे होता है, नज़र नहीं आ रहा होता। तो बिल्कुल बस हो रहा होता है कुछ ना कुछ, लोगों को समझ नहीं आती कहाँ से हो रहा है। तो मतलब अलग से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है ना। तो ऑल्ट कंट्रोल डॉट दबाते तो आपको ऐसे सैम्बल्स आ जाते हैं। अब फर्स्ट कर मैं अगर मुझे ये सैम्बल इस्तेमाल करना है तो मुझे बार बार यहाँ आना पड़ेगा ना इस शीट के अंदर, या मुझे बार बार ये ब्रैकेट यूज़ करने हैं। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊँगा उस शीट के अंदर, इसमें आऊँगा और यहाँ मैं मास्टर पेज में जाऊँगा, और मास्टर पेज में जाने के बाद आप टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और मैं यहाँ पे या नीचे या दाएं बाएं जहाँ आप आसानी से, यहाँ मैं रख लिया इसको, और मैं क्या किया, यहाँ गया और यहाँ मैंने कहा यार ये मुझे ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो इन ब्रैकेट्स को मैंने उठा के जो है ना यहाँ ही रख लिया ऊपर ही। अगर मैं कुरानी आयत लिखूँ तो ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फिर यहाँ मैं इसका फ़ॉन्ट रख लिया और एडजस्टमेंट कर ली, साइज़ कितना रखना है, मैं कितना यूज़ करता हूँ साइज़ वो रख लिया। अभी क्योंकि फ़ॉन्ट मिस हो गया तो यहाँ से आपने ज़ख़रीफ़ वाला फ़ॉन्ट चूज़ कर लेना जो भी इसका था। तो वो आपने एक बार फ़ॉन्ट की एडजस्टमेंट करके जो आपकी किताब के साइज़ वो सब आपने यहाँ पे रख लेने अपने पास, ताकि आप बाद में जब आपको आसानी ज़रूरत महसूस हो ना, जैसे मैं यहाँ आ गया, मैं मास्टर पेज से बाहर आता हूँ, अब मुझे अगर ये ज़रूरत महसूस होगी तो मैं यहीं से बस कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद नीचे आऊँगा और यहाँ इसको पेस्ट कर लूँगा। अब मुझे बार बार साइज़ नहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये इसलिए एरिया होता है कि आप यहाँ पे जो चीज़ आपको ज़रूरत हो आप यहाँ पे रख लें, तो जब आप एक किताब कंपोज कर रहे हो ना तो आपके पास वक्तन फ़क्तन चीज़ें याद आती हैं, हाँ यार इसमें मैं ये काम इस्तेमाल करूँगा, ये इस्तेमाल करूँगा, ये सैम्पल इस्तेमाल करूँगा। तो जो आपने यूज़ करना है देख लें, उसको अपने पास एक किताब में लेके आ जाएँ, कुछ टॉप पे रख लें, कुछ दाएँ बाएँ इस एरिया में रख लें, कुछ नीचे रख लें, ताकि आपको अगर आसानी से आप इसको फिर इजीली यूज़ करें, फिर आपको कोई और फाइल ना खोलनी पड़े। तो ये आप उस वक्त हेल्पफुल होती है जब आप किताब के अंदर बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर आपको ढूंढनी पड़ती है। तो जो चीज़ ढूंढनी है उसको एक जगह पे रख लो पहले, ताकि आपको बाद में बार बार ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, अच्छा ये 2 स्टेप हो गए। अब आते हैं स्टाइल शीट्स की तरफ। अब स्टाइल शीट की तैयारी की तरफ आते हैं कि अब आपने हर काम स्टाइल शीट के ऊपर करना है। देखो सबसे पहले क्या है कि अब आपने क्या करना है, हेडिंग लगानी है। तो हेडिंग के लिए स्टाइल शीट की तरफ होगी, कंट्रोल T से स्टाइल शीट का पैनल आ जाता है। तो अब यहाँ कहाँ होगा ये देख लेते हैं, फॉर्मेट में होना चाहिए, ये आ गई फॉर्मेट में, आ गई भैया, आ गई, नज़र आ गई स्टाइल शीट। ठीक है, कंट्रोल T शॉर्टकट है। तो स्टाइल शीट्स आ गई। देखो जो पहली जो नॉर्मल स्टाइल शीट होती है ना, इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी, और ना इसको आपने छेड़ना है, ना इसको डिलीट भी नहीं करना।
क्योंकि हर स्टाइल शीट जो बनेगी वो इसी की बेस के ऊपर बनती है। अगर सही। क्यों, अब देखो जब हम कोई भी नई स्टाइल शीट बनाएंगे ना तो उसका फ़ॉन्ट ऑलरेडी क्या होगा, जमील नूरी नस्तालिक होगा। जी। इसी तरह उसका एक साइज़ होगा 11 या 13 या 12 जो भी वो साइज़ होगा। इस तरह उसके अंदर कोई स्पेसिंग हुई तो सब ऐड होगी। अगर आपने इसी को डिलीट कर दिया तो फिर आपको हर बार हर शीट के लिए नया चेंजेस, नया साइज़, हर चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है। इसको आपने कभी भी नहीं छेड़ना, इसको इस्तेमाल भी नहीं करना, इसको डिलीट भी नहीं करना और इसको जो है चेंज भी नहीं करना आपने। नॉर्मल स्टाइल शीट इसको एज इट इज़ रहने देना। पहली स्टाइल शीट मैंने बनानी है हेडिंग की, तो यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और इसको मैंने हेडिंग बनाना है तो मेन हेडिंग इसकी साइज़ रखेंगे। उसकी जो शॉर्टकट की रखेंगे ना, मैं जो रखता हूँ अपने पास कंट्रोल शिफ्ट और एच रखता हूँ मैं इसकी शॉर्टकट की। मैं इसको ओके कर, मैं इसका नाम रख दिया। तो यहाँ पे बस देखो कंट्रोल शिफ्ट और एच, मेन हेडिंग है तो एच रख दूँगा। यहाँ पर जो भी मतलब हाँ, कंट्रोल शिफ्ट के बाद दबाएंगे तो वो हेडिंग होगी, अगर वो ऑटोमेटिकली हेडिंग कंसीडर होगा। लेकिन देखो यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ वो रखना जो कि इसकी कॉन्फ्लिक्ट ना करती हो आपस में। मतलब अगर आप, हाँ मतलब अगर आप जो की इन पेज की अपनी शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो आप इस्तेमाल भी करते हैं, बाद जैसे जस्टिफाई के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट जे इस्तेमाल करते हैं, तो किसी की फिर स्टाइल शीट आप कंट्रोल शिफ्ट जे नहीं रखना, क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो आप खुद कन्फ्यूज़ होंगे, यार मैं ये क्या इससे कर क्या रहा हूँ। तो खैर जो आप रखें आपको पता हो। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एच के साथ इसको रख दिया मेन हेडिंग। आप कंट्रोल शिफ्ट एम से भी रख सकते हैं, मेन क्योंकि मेन से आती है तो आप एम से रख दें, मर्ज़ी है आपकी। मैंने एच से रख दिया, ओके कर दिया। शॉर्टकट की तो होगी। दोबारा जाते हैं इसको मॉडिफाई में, कहाँ गया, मॉडिफाई में। अब यहाँ से मेन हेडिंग इसका नाम है नॉर्मल। इसकी जो स्टाइल शीट है नॉर्मल के ऊपर बेस कर रही, जो ये नॉर्मल है ना इसके ऊपर ये बेस कर रही है। पहले जाते हैं पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ में क्योंकि ये हेडिंग है तो मेन हेडिंग अमूमन लोग सेंटर रखते हैं तो उसको सेंटर कर देंगे, ठीक है। लेफ़्ट राइट सेंटर के मार्जिन आपने नहीं छेड़ने, यहाँ से आपने कुछ नहीं छेड़ना, इसको भी कुछ नहीं छेड़ना, डिपेंड करता है। अगर ज़रूरत महसूस करें कि यार इसकी हेडिंग के बाद थोड़ा सा गैप हो। अच्छा अब एक और चीज़ देख लो यहाँ पे। अब अगर आप चाहें ना, अब देखिए क्योंकि हमने इंचेस में किया था ना यहाँ से, तब ये सब इंचेस में आ रहा है। अगर तो आप इंचेस में कंफर्टेबल हैं तो आप कर लें, इसको कंटिन्यू कर लें। लेकिन मैं इंचेस में कंफर्टेबल नहीं, मैं इसको ओके करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ फ़िलहाल डन करके। अब मैं इसका वापस साइज़ मिलीमीटर में कर दूँगा। पता है क्यों? फ़िलहाल मैं मिलीमीटर में कर रहा हूँ, उसको वापस चेंज कर रहा हूँ क्योंकि जो नॉर्मल प्रैक्टिस है ना हम उसी को फॉलो करेंगे। बस साइज़ का क्योंकि वो मिलीमीटर्स में होता है, तो मैं आपको कहता है आप गूगल में जाओ, इंचेस को पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, तो उसमें सरदर्दी होती है। बात का इंसान कंफ्यूज हो जाता है, मिलीमीटर टू इंचेस, इंचेस टू मिलीमीटर, वो समझ नहीं आती। इसलिए मैंने आपको ये कहा था इसको इंचेस में कर लो। फिलहाल हम वापस मिलीमीटर पे आ जाते हैं, सही है। अब हम जाते हैं कंट्रोल ठीक है यार, सीधा सीधा इसको पकड़, मॉडिफाई करें, पैराग्राफ में है। अब देखने चाहिए ये, अब जो है ना ये सब नॉर्मल रहेगा। इसको आप ऑटो रहना दें तो रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं इसके बाद कोई गैप आए तो आप दे दें 10 इंच का, 10 पॉइंट का गैप। अब ये पॉइंट्स में है ना सारी बात, पॉइंट का गैप देना तो आप दे रहे हैं। फ़िलहाल हम नहीं दे रहे, लेकिन मैं कहता हूँ यार ये जो हेडिंग है ना ये टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड होगी। फहरिस्त बनाऊँगा तो उसमें ये हेडिंग आनी चाहिए, तो ये टिक लाजमी लगाना है। अगर आपने ये टिक नहीं लगाया तो ये हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट में फहरिस्त में ऐड नहीं होगी। जब आप इसकी ऑटोमेटिक फहरिस्त बनाएंगे ना तो इसका भी फहरिस्त नहीं बनेगी, ये उसमें आएगी नहीं, ठीक है। इसको टिक लगा देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखो ब्रेक का। ब्रेक का मतलब ये है कि मेन हेडिंग जब भी आएगी एक नए पेज से आएगी। अगर आप ये चाहते हैं एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, उसको मैंने हेडिंग ही दी है मेन पेज की हेडिंग, उसको मैंने हेडिंग दी है मेन हेडिंग। तो मेन हेडिंग का मतलब है कि जो हेडिंग आएगी नए पेज से ही आएगी। तो आपने ब्रेक को यूज़ करना है और उसको पेज चूज़ कर लेना है, ठीक है। अगर आप ये चूज़ नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान क्या होगा। फ़र्ज़ करें आपने इंटर कर करके ओके किया, फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, डन कर दिया। जैसे आप यहाँ लिख रहे थे, ओहो हट जा कर भाई, भूल गया मैं फिर साइज़ कैसे बड़ा करते हैं। साइज़ की शॉर्टकट भूल गया भाई। ये मेन हेडिंग होगी मेरी, फ़र्ज़ करें। अब आपने क्या किया, इसको ना सेट कर दिया पेज के ऊपर, यहाँ अगले पेज में यहाँ सेट कर दिया आपने। लेकिन इसके ऊपर आपने क्या किया,
इसके ऊपर आपने नन रहने दिया, पेज ब्रेक नहीं लगाया। ठीक है। और शुरू में फिर आपने क्या कर दिया कि भाई, लेकिन आपने कहा कि ये मेन हेडिंग हमेशा नए पेज से शुरू होगी, ये आपको पक्का पता है। ठीक। अब आपने जब यहाँ पे काम कर रहे थे ना, इंटर करते करते आपने 2-3 लाइनें ऐड की। अब देखो मैंने यहाँ पे, हालांकि मैंने इस पेज के अंदर इंटर किया है, जो इस पेज में था ना, इधर ऐड किया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली 3-4 लाइनें नीचे चली गई। वो मेन हेडिंग वाली सेटिंग आ रही। हाँ, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक नहीं किया ना, यहाँ से नन रहने दिए। सही। अगर मैं इसको करता ना पेज के ऊपर, ठीक, तो जब यहाँ पे वो गैप देता ना, इंटर करता, तो वो ऑटोमेटिकली इसको अगले पेज पे शिफ्ट करता। आपको यार मैं बताता हूँ, रुक जाए। देखिए ये मेरे पास सिर्फ एक चीज़ आपको बताऊँ। देखो ये मेरे पास ये पेज है मेरे पास, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज। ठीक है। अब मैं फर्स्ट पेज के ऊपर आता हूँ। ये सेकंड पेज के बिल्कुल शुरू पे आ रही है मेन हेडिंग, टॉप के ऊपर पेज नंबर 2 यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है। अब मैंने क्या किया, बाद में ख्याल है यार मैंने एक पैराग्राफ यहाँ ऐड करना है पहले पेज में, पेज 1 है, हाँ यहाँ ऐड कर रहा हूँ। इंटर किया, ये ऐड कर दिया। हालांकि मैंने पेज 1 में इंटर किया है, तो पेज 2 में जाता हूँ, ये पेज 2 है, वहाँ 2 लाइन्स का गैप दिया ना, तो ऑटोमेटिकली 2 गैप नीचे हो गया। अगर मैंने इसको दिया होता ना, ये वाली सेटिंग की होती है इसके साथ, इसको मैं यहाँ पेज ब्रेक लगा के पेज किया होता, आप देखें क्या होता। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगाई, इंटर कर दिया मैंने, अब वहाँ गैप नहीं आएगा। अब वो गैप नहीं आएगा वहाँ। अब उसने क्या किया, इंटर किया ना, अब उसने क्या किया, देखो उसूलन क्या होना चाहिए, अब ये एक अगले पेज के ऊपर शिफ्ट होगी, क्योंकि साइज़ बड़ा ना, इसलिए अगले पेज पर शिफ्ट हो गया ये। और होना क्या चाहिए था, वो जो हेडिंग थी ना, मेन हेडिंग, वो इसके नीचे होनी चाहिए थी, यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो अगले पेज पे चलेगी, वो ऑटोमेटिकली अगले पेज पे चली गई है। सही। तो ये फ़ायदा होता है आपको पेज इसको ब्रेक को इस्तेमाल करने का। तो मतलब जो हेडिंग आप चाहते हैं कि भाई अगले पेज से शुरू हो। अब हम क्या करते, जब हमें ये चीज़ें नहीं पता थी ना शुरू में, तो हम क्या करते थे, अब हर, क्योंकि जब आप ये जो राइटर्स होते हैं ना, अब आखिर में जहन में चीज़ें आ रही होती हैं, अच्छा ये उस पेज में ये ऐड कर दो, तो अगर आपने शुरू के पेजेस में ऐड कर दिया ना कुछ, तो एक पेज नीचे गया, तो हर पेज जो है ना, वो आपको एक पेज के ऊपर जाके हेडिंग को जो है ना अगले पेज के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता था। आपने एक लाइन का इंटर किया ना, एक पहले पेज के ऊपर एक लाइन का फ़र्क पड़ेगा, दूसरे के ऊपर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इतना लंबा पड़ता है कि आप उसके अंदर पागल हो जाते हैं। 600 सफ़े की किताब है ना, तो हर पेज की मेन हेडिंग को टॉप पे करने के लिए फिर आप घूमते रहते हैं। फिर मुसन्निफ़ आए, अरे यार ये गलत कर दिया, ये 2 पैराग्राफ काट दो बीच में से। उसने तो कह दिया और काट दिया, निकल गया वो। अब जो काटने वाला है ना, वो बैठ के रोता रहेगा, यार ये क्या हो गया, ये अब सारी पीछे आ रही हैं एक एक नीचे, जैसे मेन हेडिंग है ना। अब ये आपकी, अगर आपने वहाँ से कोई चीज़ काटी और आपने पेज ब्रेक इस्तेमाल नहीं किया हुआ, नन कर देता हूँ, तो यहाँ ये पीछे आ गई हेडिंग ऑटोमेटिकली। ये देखो पेज 2 है, इसके नीचे आ गई, मैंने पेज ब्रेक ख़त्म किया ना, तो नीचे आ गई। लेकिन अगर मैं यहीं पे रखा हुआ और मैंने इसके ऊपर पेज ब्रेक अप्लाई कर दिया, अब देखें, तो ये अगले पेज पे चली गई। पेज ब्रेक का मकसद है कि इसने टॉप पे रहना, नीचे नहीं आना, बस ये ज़िद है इसकी। ठीक है, तो ये आपने पेज ब्रेक इस्तेमाल करना है। मैं दोबारा से जाता हूँ, Ctrl+T। पेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी आ गया। अच्छा, एक और चीज़ भी देख लो उसमें, देखो इसमें एक और ऑप्शन होता है कॉलम का। जी, कॉलम का, जो लोग किताबें ऐसे टाइप करते हैं कि एक पेज के ऊपर 2 हों, A4, आपने देखी होगी तो पता नहीं देखी होगी, देखी होगी क्यों नहीं देखी होगी। जैसे मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ, कसस सुलम्बिया। जो कससुल अंबिया टाइप हुई है ना मेरे पास, ये वाली जी, इसमें क्या किया कि मैंने A4 साइज सेलेक्ट किया हुआ है जी, एक पेज पर 2 पेज बनाए हुए हैं, मैनुअली जुगाड़ की हुई है। अमूमन अब जिन लोगों को इन पेज नहीं आता ना, मतलब हमें भी नहीं आता था, सीखा है बाद में, तो हम क्या करते, जुगाड़ ही करते थे। तो ये लोगों ने जुगाड़ की, तो हम उसी को फॉलो कर रहे होते थे कि एक पेज के ऊपर 2 पेज लगाए करना, 4x7 की बुक साइज़ रख के ये सारा करना। अब इसमें क्या है, अब देखो
दिखाता हूँ आपको। जैसे अब देखिए ये पेज है ना, ये वाली ये मेन हेडिंग है मेरी। जी अब मैं ये कहता हूँ कि जो मेन हेडिंग है तो टॉप के ऊपर आनी चाहिए। जी और अब क्योंकि अगर मैं इसको अब मैं इसके ऊपर अगर पेज अप्लाई करूँगा, ये वाला पेज अप्लाई करूँगा, तो पता है ये क्या करेगा, ये करेगा, ये पेज यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर ये हेडिंग हो, सेकंड पेज के ऊपर होगा। अगर आप इसको पेज की ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, तो ये अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पेज के ऊपर। ठीक। तो अब इसमें हम अगर आपने एक पेज के ऊपर 2 पेज बनाए हुए हैं, तो उसके लिए फिर हम कॉलम का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कॉलम कंसीडर होता है। एक मिनट ये इसको डाउन, ये कॉलम कंसीडर होता है। लैंडस्केप में मतलब अगर बनाएंगे, हाँ, अगर लैंडस्केप में बनाइए और एक पेज पे 2 पेज बनाए, देखो जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे था, इसको मैं पीछे लेके आता हूँ। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे एक ब्रेक इस्तेमाल किया हुआ है, ये मैंने देखो ये स्पेस नज़र आ रही है आपको जी, ये एक स्पेस नज़र आ रही है ये वाली। हालांकि देखो यहाँ पे इसके नीचे इंटर नहीं किया मैंने, ये जो है ना ये अली क्या लिखा हुआ है, अली हसनी लिखा हुआ है ना ये। जी। तो अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ ना, एरो क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली मेरा एरो यहाँ आ जाता है। हालांकि जगह नीचे जगह काफ़ी है, क्योंकि मैंने इसको कॉलम ब्रेक इस्तेमाल किया। मैं इसको यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, देखो कॉलम यहाँ पे, एक मिनट शायद, कंट्रोल टी, देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये अप्लाई किया हुआ है। इसको मॉडिफाई करते हैं, क्या किया हुआ कि नहीं किया हुआ। अच्छा, इस पर ब्रेक नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन आप इस पर कॉलम ब्रेक ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ नहीं किया, सॉरी, बहुत ऊपर किया होगा या नीचे किया होगा। कंट्रोल टी, ये देखो लिखा पेज ब्रेक, ये देखें पेज ब्रेक, बहुत माइनर सा है, इसका साइज़ कितना है, कम है, बहुत माइनर से यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। ये आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसको मैंने पेज ब्रेक इस्तेमाल किया है और यहाँ पे कॉलम इस्तेमाल किया हुआ है। देखो जरा स्टाइल शीट इसके ऊपर कौन सी पेज ब्रेक की, क्योंकि मैंने पता क्या करना है, मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो मेन हेडिंग है वो बिल्कुल टॉप से शुरू नहीं करनी, यहाँ से शुरू नहीं करनी, मैंने थोड़ी सी नीचे से शुरू करनी है। ठीक हो गया। अब नीचे से शुरू करनी है, लेकिन मेन हेडिंग होगी एक अलग पेज के ऊपर। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने एक पेज ब्रेक के नाम से एक स्टाइल शीट बनाई, इधर जाऊँ और ऊपर करूँ तो ये पेज ब्रेक के नाम से मैंने एक स्टाइल शीट बनाई, पेज ब्रेक। इसको मैं मॉडिफाइड के ऊपर जाता हूँ, इसका मैंने रखा कंट्रोल पी। जब मैं ये दबाता हूँ ना, कंट्रोल पी, कंट्रोल शिफ्ट पी, तो वो ऑटोमेटिकली अगले पेज के ऊपर इसको ड्रॉप करता है। पेज में जब पैराग्राफ में जाता हूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर कॉलम लगा हुआ है। कॉलम का मतलब है कि क्योंकि ये एक सफ़े के ऊपर 2 सफ़े हैं, तो अब मैं पेज ब्रेक नहीं अब मैं इसको पेज यूज़ नहीं करूँगा। पेज यूज़ करूँगा तो अगले पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो कॉलम यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका जो गैप रखा हुआ है ना, लाइन हाइट जो गैप रखा हुआ है, लाइन हाइट, ये पॉइंट ये 1 रखी है। 1 मतलब है कि नज़र ही नहीं आएगी आपको। ये हिडन मैंने एक गैप बनाया हुआ है ताकि नया पेज जब मैं शुरू करूँ तो यहाँ पे शुरू हो। अब मुझे नहीं पता कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, लेकिन मैंने कोशिश की समझाने की। आ रहा है ना? हाँ, अब मैंने इसके ऊपर ये पेज ब्रेक का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया फिर मेन हेडिंग के ऊपर ब्रेक वाला, क्योंकि अगर मैं पेज ब्रेक का मेन हेडिंग के ऊपर अप्लाई करूँगा ना, तो ये टॉप के ऊपर आएगा। यहाँ पे मुझे टॉप में चाहिए, मतलब थोड़ा सा हर पेज थोड़ा सा खूबसूरती लगती है ना कि थोड़ा नीचे से शुरू हो, इसलिए मैंने ब्लैंक जो है वो बनाई है, एक ब्लैंक स्टाइल शीट बनाई, उसको मैंने पेज ब्रेक का नाम रखा और उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करके इसका जो लाइन हाइट है वो बिल्कुल 0 कर दी, 1 कर दी, तो 1 नज़र ही नहीं आती है आपको। ठीक है, तो ये बनाइए। और इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो इसको नन कर दिया, इसके ऊपर मैंने फिर ये स्टाइल अप्लाई नहीं किया, ये यहाँ से ये अप्लाई नहीं किया। चलो भाई, ये आपको एक एग्जांपल दिखानी थी। अच्छा, एक और चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे है ना, अब मैं अगर इसके ऊपर कॉलम ब्रेक इस्तेमाल करूँगा तो ये फिर पेज ब्रेक इस्तेमाल करूँ तो ये अगले पेज के ऊपर ही जाएगी। आवाज़ आ रही है? जी बस ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ, बस बहुत हो गया, शायद आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखो हम मेन हेडिंग के ऊपर वापस आते हैं। मेन हेडिंग स्टाइल शीट पे है, मेन हेडिंग के ऊपर है, इसको मॉडिफाई कर रहे थे ना, ये आ गया। अब अगर आप वही जो चाहते हो कि हेडिंग टॉप पे लगे, तो आप इसके ऊपर यहाँ ब्रेक लगा दो। अगर आप कहते हो नहीं यार मैं नहीं लगाना चाह रहा, मैं एक स्टाइल शीट ब्लैंक गैप के नाम से बनाऊँगा,
उसको रहने दो, फ़िलहाल उसको हम बनाएंगे, तो फ़िलहाल मैं इसको छोड़ नन कर रहा हूँ, सही है। ठीक। ये सेटिंग रहने दें, इसको ऑटो, इसके ऊपर आपने एडजस्टमेंट करनी, इसको यहाँ पे इसको लाजमी टिक लगाना है बस, ठीक। ओके कर देना है। और अब आपने अगला इसके फ़ॉन्ट की सेटिंग करनी है, तो करैक्टर में आ जाएंगे। करैक्टर में आ जाने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ 12 है, तो मेन हेडिंग का जो हम फ़ॉन्ट साइज़ रखते हैं ना, वो हम रखते हैं 24 अमूमन। ठीक। यहाँ जो उसका फ़ॉन्ट है, उर्दू के जो फ़ॉन्ट है वो जमील नूर निस्ताली के, तो वही रहने देंगे। हमने इसको बोल्ड भी करना है तो बोल्ड भी कर देंगे, और कुछ नहीं करना है इसमें से, और स्टाइल में से इसको कुछ नहीं करना आपने, बाकी इसको ओके कर देना। फ़ॉन्ट चेंज किया है, फ़ॉन्ट का साइज़ जी। हेडिंग अगर लंबी होगी तो मतलब थोड़ा साइज़ कम भी कर सकते। हाँ, वो देखो हम हेडिंग का साइज़ तो 24 ही रखेंगे सबका, ठीक। सबका साइज़ 24 रखेंगे। हाँ, जो हेड जिस जगह पे जो हेडिंग बड़ी होगी उसमें मैनुअली कम करेंगे फिर। ठीक। स्टैंडर्ड साइज़ सेम रहेगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस होगी ना, तो वो छोटे मोटे एडजस्टमेंट के लिए आप मैनुअली काम करेंगे वहाँ पे, लेकिन स्टैंडर्ड को नहीं छेड़ेंगे। ठीक। ठीक, ओके कर दें। ये भी सेटिंग होगी। अब बॉर्डर्स की सेटिंग करनी है, तो बॉर्डर्स को फ़िलहाल हम नहीं छेड़ते। बॉर्डर का मतलब होता है कि ऊपर लाइन आ रही हो या नीचे लाइन आ रही हो, हेडिंग के ऊपर लाइन आ रही हो या हेडिंग के नीचे लाइन आ रही हो। लेकिन जो लाइन होती है ना, वो पूरी की पूरी पेज के ऊपर लाइन होती है। मैंने आपको दुआ वाली किताब दिखाई थी एक दफ़ा शायद, दुआ वाली किताब दिखाई थी ना, उसमें वो अरबी इबारत लिखी हुई थी। हाँ, उनका नीचे ऊपर हाँ, वो जो नीचे ऊपर जो लाइंस आ रही थी वो बॉर्डर की वजह से आ रही थी, वो ये बॉर्डर था। यहाँ पे हम स्टाइल टॉप का यूज़ करते थे, यहाँ से इसको हम लाइन चूज़ की, यहाँ से उसका कलर चेंज किया, और यहाँ से इसकी ये कलर चेंज करते थे, वो ये था। फ़िलहाल हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं। आगे चलते हैं, हाइफिनेशन, फ़िलहाल इसको भी छोड़ दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाए टैब्स के ऊपर। टैब्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टैब को आप देख सकते हैं, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप मैनुअली करना चाहें, लेकिन हमें टैब की फ़िलहाल कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हेडिंग के अंदर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी टैब के अंदर, ओके कर देंगे। हमने इसकी शॉर्टकट की रखी है, यहाँ से इसके हमने पैराग्राफ के अंदर सेटिंग की है, यहाँ से इसको टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड किया है, यहाँ से इसको सेंटर किया है। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल मैंने आपको सिखा दिया। अब इसको ओके कर दिया एंड इसको अप्लाई कर डन कर दें फ़िलहाल। अब देखिए मैं यहाँ पे मेरा नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे कर्सर देखिए, यहाँ पे छोटा साइज़ में है ना, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली हेडिंग बन गई जी, ये बन गई, ऑटोमेटिकली बन गई ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आती है सब हेडिंग, दरमियानी हेडिंग। अब इसकी स्टाइल शीट बनाते हैं। कंट्रोल टी किया, न्यू में गए, सब हेडिंग लिखा। अब इसकी मैं शॉर्टकट की रखता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एस, करेक्ट, इसमें गए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाज़ को हम सब हेडिंग यहाँ लिखते हैं, साइड्स पे लिखते हैं इधर जी। अब आप इसको राइट पे जाएँ तो राइट पे रहने दें, और इसको अगर आप बाज़ को हमें सब हेडिंग की ज़रूरत महसूस होती है कि इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करें, अगर तो होती है तो आप इसको ऐड कर लें, नहीं करना चाहते तो रहने दें। ठीक है, ओके कर दें। करैक्टर्स में जाएंगे, जो सब हेडिंग का साइज़ है ना, तो हम रखते हैं तकरीबन 22 या 20, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं फ़िलहाल 22 रख रहा हूँ और बोल्ड भी कर रहा हूँ, मेन हेडिंग से थोड़ा कम 22 रख लें, 20 रख लें, ये आपके ऊपर है। ठीक, ओके कर दिया, इसको ओके कर दिया, डन कर दिया। अब देखिए ये अब इसका फ़ॉन्ट से जा रहा है 24, क्योंकि मेन हेडिंग थी। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ तो ये सब हेडिंग में तब्दील हो गई। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ 22 हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर, जो नॉर्मल लिखाई लिखनी है ना, उसके ऊपर आता हूँ। कंट्रोल टी किया, स्टाइल शीट खुल के न्यू में जाएंगे, यहाँ से हम लिखेंगे नॉर्मल टेक्स्ट। सिर्फ नॉर्मल नहीं रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होएगा इसके साथ। नॉर्मल टेक्स्ट रखें, नॉर्मल राइटिंग रखें, नॉर्मल पैराग्राफ, जो आपने रखना रख लें अपनी आसानी से, जो आपको याद रहे। ओके करता हूँ। इसका मैं अमूमन साइज़ जो शॉर्टकट रखता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और एन रखता हूँ मैं इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट एन, आसान है ना प्रेस करने में, इसलिए। अब मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा पैराग्राफ में, इसको मैं रखना जस्टिफाई, ये जस्टिफाइड हो गया। अब अगर आप चाहते हो जो पहली जो मेरी हेडिंग है ना, मेरी जो नॉर्मल टेक्स्ट है
वो थोड़ा सा गैप के साथ उसकी पहली लाइन थोड़ी सी आगे से शुरू हुआ करे। जी। तो आपने जो यहाँ पे जो ये बिगनिंग है ना, बिगनिंग को आपने कर देना है 12। ठीक। सॉरी वो बिगनिंग नहीं करनी, इसको 0 रहने दो, ये फर्स्ट लाइन करना है यार, ये फर्स्ट लाइन, इसको करना 12। ठीक है। अब यहाँ देखो ये ऑटो लिखा हुआ है ना लाइन हाइट, अब इसको हमने ऑटो नहीं रखना, इसको हमने रखना है 24 या 23। फ़िलहाल मैं 24 रख रहा हूँ। ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको नॉर्मल रखते हो ना, फ़िलहाल ऑटो रहने दो यार, ताकि मतलब समझ आए आपको। जस्टिफाई रखा, पहली लाइन थोड़ी सी आगे से शुरू करनी तो 12 मिलीमीटर रखा, इसको नॉर्मल रहने दिया, बाकी कोई चीज़ नहीं छेड़ी, ओके कर दिया। कैरेक्टर्स में जाएंगे, नॉर्मल हेडिंग का जो साइज़ होता है ना, अमूमन लोग 15 रखते हैं, लेकिन मैं 16 रखता हूँ। वो 16 इसलिए रखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो बाज़ का थोड़ी सी बड़ी उम्र के लोग हैं जिनकी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो वो उसको 16 से ही पढ़ लेते हैं, पढ़ने में आसानी। हाँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कोई 800 सफ़ों की 900 सफ़ों की किताब है तो आपका यार 1600 बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, तो आप इसको 15 रखें, 15 से छोटा नहीं रखिएगा। अब 14 करेंगे तो वो सही होता है, लेकिन फिर वो लोगों को तकलीफ़ होती है बहुत पढ़ने में, तो नॉर्मल 16 रखते तो मैं 16 ही रखता हूँ बस। इसको ओके कर दिए और बस इसको मैं ओके किया, इसको मैं डन कर दिया। अब देखें कंट्रोल शिफ्ट एस दबाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाया तो ये ऑटोमेटिकली आगे हो गया। ये मैंने जो पैराग्राफ है इसमें सेलेक्ट किया, ये हो गया जी। अब आते हैं उसके ऊपर कि उसका क्या फ़र्क था। देखो ये जो गैप है ना, जो उसके दरमियान में जो गैप आ रहा है ये लाइनों में, हाँ, अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हो तो आप कंट्रोल टी में जाएंगे, पैराग्राफ नॉर्मल टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई करते हैं। अब मैं इसको करता हूँ पैराग्राफ में जाके 24 करता हूँ, अब देखें क्या होता है। ओके किया, अप्लाई किया, फ़र्क पता चला, गैप कम हो गया। तो पता है क्या, जब आप बड़ी किताब होती है ना, अब देखो वो ज़्यादा गैप था तब भी ये ठीक लग रहा था, अब गैप कम किया तब भी ठीक लग रहा है। तो जब ये गैप कम करने से ठीक है तो गैप कम ही रखो भाई, क्योंकि इसके ऊपर ना जब आप किताब बढ़ती है तो बाद में क्या होता है कि मैटर इम्पैक्ट करता है ये साइज़ पेज की सफ़ात बढ़ाने में। अब आप देखते यार आपके यार ये जो 23, अगर मैं इसके 23 भी रख लूँ ना इसका साइज़, अगर ये समझो आपको यार, अगर मैं इसका साइज़ 23 भी रख लूँ ना तब भी ये इतना मसला नहीं है, ओके है, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा, कोई इशू नहीं है, तो 23 भी ठीक है, सही है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे और इसको नॉर्मल रहने देंगे, ये देखो कितना गैप आ रहा है, ये इतने गैप से अगर आप पूरी किताब में इतना गैप बच रहा है तो आपके अच्छे खासे पेजेस बच रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी रखना होता है। 16 का अगर आप साइज़ रखते हैं तो कम से कम 24 रखें या 23 रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो साइज़ है। अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है। अच्छा देखो नॉर्मल जब आप अल्फाज लिख रहे होते हैं ना तो आपको इशू नहीं होता, बाज़ अल्फाज थोड़े से बड़े करके आ जाते हैं, जो कि आपको लग रहा होता है कि यार शायद ये लफ्ज़ जो है ना दूसरे ऊपर वाले के साथ घुस गया, दरमियान में ओवरलैप हो गया। अमूमन ये होता है कि जो आपको नज़र आ रहा था ना ओवरलैप, जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होता है, वो ओवरलैप इतना नहीं होता, वो बस टच उसका डिस्टेंस रहता है, लेकिन वो यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको नज़र आ रही होती है। तो उसका बेस्ट हल ये होता है कि आप उसको तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके देख लें। जो पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो वहाँ पीडीएफ का जो व्यू नज़र आएगा वो एक्चुअल प्रिंट का व्यू आपको वहाँ नज़र आएगा, लेकिन वो पेपर का साइज़ सेम चूज़ करके फिर जब चेक करेंगे तो, या प्रिंट आउट निकाल के चेक कर लो। अगर प्रिंट आउट में आपको लग रहा है यार ये आपस में घुस गए दरमियान में, फिर वहाँ पे आप इसको कम कर लो या ज़्यादा कर लो जहाँ आपको सेट लगे। अमूमन बड़े अल्फाज में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर किसी जगह पे आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना तो फिर उसको आप क्या करें, फिर उसको आप स्टाइल शीट से चेंज ना करें, उसको आप नॉर्मल उस जगह पे कर लो, खाली बस फॉर्मेट में जाएं और वहीं जाके आप ये पैराग्राफ के ऑप्शन में जाके ना, कितने गया ये रहा, इसमें जाके आप यहीं से मैनुअल चेंज कर लें। फिर मतलब अगर आप कहीं पर ज़रूरत महसूस करते हैं कि यार ये जो मैं गैप दिया हुआ है ये थोड़ा सा कम है, इसमें ज़्यादा कर लो, तो जहाँ ज़रूरत महसूस करें वहाँ मैनुअली चेंज कर लें, लेकिन फिर स्टाइल शीट में चेंज ना करें।
उसके लिए आप एक डिसाइड कर लो। मैं रेकमेंड करता हूँ 24 रखें, 24 में आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन बाद आप किताबें देखेंगे ना, वहाँ पे आपको 23 मिलता है, लोग 22 भी रख लेते हैं। वो फिर वो 22 तरह से बहुत ज़्यादा भद्दा हो जाता है वो, फिर तो वाकई खिचड़ी पकी हुई नज़र आती है। क्योंकि हर चीज़ की खूबसूरती होती है ना। अब आप इसकी अगर खूबसूरती अगर आप इसका 24 रखते हो तो 24 बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है, 24 बहुत अच्छा है ये। लेकिन जो देखने वाले होते हैं वो कहते हैं यार इतना गैप दिया भैया, कम कर, 23 कर, 22 कर, तो नहीं। हाँ, अगर आपने 22 करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ 15 कर लें, लेकिन वो ना करें। 16 और 24 बिल्कुल ओके है। ये चीज़ समझ में आ गई? जी। अब स्टाइल शीट का तो फ़ायदा क्या है। अब मुझे ख्याल आया यार, ये जो नॉर्मल हेडिंग है इसको सब हेडिंग बनाना था। कंट्रोल शिफ्ट एच किया तो सब हेडिंग बन गई, मेन हेडिंग बन गई। कंट्रोल शिफ्ट एस किया तो सब हेडिंग बन गई। कंट्रोल शिफ्ट एन किया तो नॉर्मल टेक्स्ट बन गया। कितना मज़े की बात है। अच्छा, हमने 200 पेज की सी जो है ना सेटिंग से बना ली एक किताब, उसके बाद उसका साइज़ कम करना है। किताब का साइज़ कम करना है या हेडिंग का साइज़ कम करना है या टेक्स्ट का साइज़ कम करना है? हाँ, कोई एक कर लें। हाँ, कर लेते हैं। देखो जी, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी नॉर्मल टेक्स्ट है, मेन हेडिंग भी, दरमियानी हेडिंग भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये नॉर्मल का साइज़ है, इसमें 14 रखना है। 16 बहुत बड़ा हो गया। खर्चा बचाओ भाई, कंपनी का नुकसान कर रहे हो उतना। कंट्रोल टी करेंगे, नॉर्मल वाली को ही सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, करैक्टर्स में जाएंगे। यहाँ से आप इसको जो है, सॉरी करैक्टर्स में नहीं, यहाँ आप करैक्टर्स में जाएंगे और यहाँ से जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, आपको या इसको मैं 12 कर दूँ, फ़िलहाल 12 कर देते हैं। सही है। ओके किया, ओके किया, अप्लाई कर दिया, हो गया सबका 12। नहीं, मतलब अगर 200 पेज हैं या जितने, मतलब ये 1000 पेज हो, 2000 पेज हो, जहाँ जहाँ पे आपने नॉर्मल की, जहाँ जहाँ पे आपने नॉर्मल की स्टाइल शीट अप्लाई की होगी ना, वहाँ सारों से हो जाएगा, सब में हो जाएगा। अब उसका फ़र्क चलो आपको दिखा देते हैं यार, क्या याद करोगे। ये कससुल अंबिया खोल रहा हूँ मैं, मेरे पास खुली हुई है। ये हमने खोली कससुल अंबिया। देखें इसमें जो मेन हेडिंग है ना, ये मेन हेडिंग लगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इनका साइज़ है 24, नज़र आ रहा है ऊपर टॉप पे, देखें यहाँ। जी आ रहा। ठीक है, अगली हेडिंग पे जाता हूँ। अगला टॉपिक कहाँ है भाई? ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। कितनी है? 24। ठीक है, आगे चलते हैं। या सब हेडिंग दिखानी चाहिए, छोड़ यार सब हेडिंग दिखाता हूँ। चलो ये नहीं, चलो सब नहीं, नॉर्मल की बात कर लेते हैं फ़िलहाल। चलो नॉर्मल में ज़्यादा समझ आएगा आपको अच्छा सा। सही, नॉर्मल को देख लेते हैं। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, कितना साइज़ है? 17 है। मैंने 17 रखा था, क्यों कि असल में किताब बच्चों के लिए प्रिंट आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका साइज़ और बड़ा रखा था, कि 16 से भी हट के बड़ा रखा था। लेकिन उसके बावजूद देखो इसके दरमियान जो लाइंस का जो गैप है ना, ये आपको खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं लग रहा है। मैंने इसके अंदर भी 24 ही रखा है, 17 में भी 24 रखा है, तो बहुत रीज़नेबल है, कोई मसला नहीं है। अब देखो हर जगह ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। कंट्रोल टी करता हूँ तो स्टाइल शीट कौन सी है? नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ आता हूँ, स्टाइल शीट कौन सी है? नॉर्मल टेक्स्ट। यहाँ पे भी आ रही होती है, देखो ये इधर, ये टॉप कॉर्नर पे देखो, टॉप लेफ्ट के ऊपर, ये नॉर्मल जी आ गई नज़र। जी। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, भाइयों का हसद, ये देखो सब हेडिंग आ गई, ये नॉर्मल, और ये नॉर्मल, ये सब नॉर्मल है ना। फ़ॉन्ट साइज़ 17 है, और ये जो किताब है ये तकरीबन है 150 सफ़े की किताब है, 323 के करीब है। 323 का डबल कर लो, क्योंकि एक पेज पे 2 हैं ये। ठीक है। अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ, नॉर्मल स्टाइल शीट सेलेक्ट है, मॉडिफाई करता हूँ, करैक्टर्स में जाता हूँ। इसका जो साइज़ है ये 17 है, मैं फ़िलहाल 11 कर रहा हूँ। सही है, ओके कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब अप्लाई कर रहा हूँ, डन नहीं करना, अप्लाई करना, ताकि वो अप्लाई उसका इम्पैक्ट नज़र आए आपको। डन कर दोगे तो बाद में अप्लाई होता है, फिर आपने इसको अप्लाई कर देना। अब देखिए घूम रहा है, प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि किताब लंबी है। हो गया सबका? ये देख लो पूरी किताब। अब आप देखेंगे ना, थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, ये देखें हर जगह कितना साइज़ है? ठीक, 11 हो गया सबका 11 हो गया ना। ऊपर साइज़ को देखते जाना बस। और स्टाइल शीट देखो नॉर्मल ही है यहाँ पे,
ठीक। तो आप 1000 की लिखें, 10,000 सफ़ों की लिखें, अगर आपने स्टाइल शीट के अंदर काम किया तो उसका फ़ायदा ये है कि आप जिस पॉइंट पे जाएं कम कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए आपको कहा कि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी। इस तरह आप अगर नॉर्मल हेडिंग को देखते हैं, सब हेडिंग को देखते हैं, तो ये स्टाइल शीट है आपके पास। देखो मैंने सब हेडिंग, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये फुट नोट के लिए, पेज ब्रेक के लिए, ड्राफ्ट के लिए, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें हर एक के लिए अलग अलग शीट्स बनाई है। नॉर्मल मैटर के लिए इस नॉर्मल को हमने नहीं छेड़ा, जो फर्स्ट नॉर्मल था ना इसको एज इट इज़ रहने दिए। जी। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सेटिंग हमारी वैसे ही रहेगी, जिसको हमने तब्दील करना है एक वो तब्दील होगी। और जिसको भी अब देखो, जब आप स्टाइल शीट में काम कर रहे हैं तो अगर आपने हर चीज़ की ओवरऑल सेटिंग करनी है तो आपने इसको यहाँ से नहीं करना, पैराग्राफ में जाके या नॉर्मल जो जाके यहाँ से नहीं किसी को भी चेंज करना, इधर गया तो मैं पैराग्राफ में जाकर चेंज कर लूँ। हाँ, कहीं पे आपने माइनर चेंजेस करने किसी खास जगह के लिए तो वहाँ पे आप मैनुअल चेंजेस करेंगे। बाकी जिसके लिए जो चेंज करनी है कंट्रोल-T स्टाइल शीट में जाके जिस शीट के अंदर जो चेंजेस सबके लिए करना चाहते हैं उसको मॉडिफाई करके चेंजेस करेंगे। स्टाइल फ़ॉन्ट्स की सेटिंग यहाँ से और पैराग्राफ की यहाँ से। ये चीज़ समझ में आ गई? जी आ गया। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं कि अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना यहाँ तक रखते हैं। नमाज़ का टाइम हो गया ना हमारे यहाँ पे, 1:30 बजे होती है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपने पूरा टेम्पलेट बना के मुझे व्हाट्सअप कर देना है। आप ये सब टेम्पलेट बनाएं। अब आपने उसमें क्या क्या टेम्पलेट बनाना है, एक तो ये टेम्पलेट इसी साइज़ के ऊपर बनाना है, ऊपर हेडिंग वेडिंग पेज नंबर नाम किताब का लिख के बिल्कुल एज इट इज़, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, नॉर्मल टेक्स्ट। अब तर्जमे की अगर आपको बनानी है तो तर्जमे की भी स्टाइल शीट बना लें। पुरानी आयत की लिखनी है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बस फ़ॉन्ट चेंज करना है। देखो करेक्टर जब आप पुरानी आयत की बनाओगे ना फ़ॉन्ट चीज़ स्टाइल शीट अगर आपने यूज़ करनी है, नाम पुरानी आयत, Ctrl+Shift+Q उसकी शॉर्टकट की मैं रखता हूँ अमूमन। पैराग्राफ में जाके वो आपने सब जस्टिफाई रखना है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से उसको आपने अरबी के लिए ना इसका जो साइज़ है इसको आपने 28-30 रखना है, वो डिपेंड करता है कि आप उसका साइज़ कितना रख रहे हो। लेकिन आपने शीट सब बना लेनी है, कुरानी आयत के लिए, अहादीस मुबारक के लिए। उसमें जो मेन चीज़ होती है वो फ़ॉन्ट चेंज करना होता है। तो करैक्टर्स में जाके अब देखो यहाँ पर जमील नूरी नस्ताली का आ रहा है ना, तो वहाँ पे आपने मोहम्मदी कुरानी फ़ॉन्ट या अलकलम कुरान मजीद फ़ॉन्ट जो अरबी के फ़ॉन्ट है बस वो चूज़ करने हैं। ठीक है। बाकी साइज़ आपने अगर उसका 20 रखना चाहते हैं, मैं जो नॉर्मल अरबी का रखता हूँ वो उर्दू से थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाह रहे हैं। तो आपने सब चीज़ें वही रखनी है। तो आपने सारी स्टाइल शीट्स बना लेनी है, नॉर्मल हेडिंग, सब हेडिंग, तर्जुमा, कुरानी आयत, अहादीस मुबारक। इस जो हम नीचे हवाले लिखते हैं ना, हवाले, फुट नोट का साइज़ नॉर्मल राइटिंग से कम होता है। या 13 रखें या 14 रखें, लेकिन 13 बेस्ट है, 12 नहीं रखना, 12 बहुत छोटा, 13 रखें कम अज़ कम। तो आपने सब स्टाइल शीट बना लेनी जो अपनी किताब के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। फिर जिसको जहाँ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी फिर वहाँ मैं बता दूँगा, हाँ यार इसको इतना मॉडिफाई कर लो। ठीक है, तो ये आपने सब करके अगर तैयार हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि मैं इसको आप चेक करके बाद में इसकी निशानदेही कर दूँ, हाँ यहाँ ये चीज़ें चेंज कर लें। और अगर नहीं तो फिर उसी वक्त आप खोलेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे, फिर मैं वहाँ आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है, ठीक है। तो ये स्टाइल शीट वाला जो सेकंड पार्ट है ये वसी है काफ़ी, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर आपको सहूलत होगी। आप करके रख लो, जो चीज़ें रह जाएंगी फिर वो मैं बता दूँगा आपको। ठीक है, ठीक है, आप इसको कर लें तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।